कनाडा ने अभी एक बड़ा व्यापार समझौता अंतिम रूप दिया है। कोई स्पष्ट वादा या रूपरेखा नहीं, एक असली अंतिम समझौता। लेकिन असली मायने यह नहीं रखता कि दस्तावेज पर किसका नाम है। असल बात यह है कि कनाडा को इसे अभी क्यों साइन करने की जल्दी थी। पता चला उनके सबसे करीबी सहयोगी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तथ्यों से शुरू करें। कनाडा ने 2024 के अंत में इंडोनेशिया के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी पर मुहर लगाई। यह मामूली बदलाव नहीं था। इंडोनेशियाई आयातों पर 90% से अधिक शुल्क हटा दिए गए और निवेश की राहें खोल दी गईं। यह 2026 में लागू होगा और हमेशा की तरह समय ही सब कुछ है। ऊपर से देखने पर यह बस एक और व्यापार समझौता लगता है, लेकिन गहराई में यह एक सोची समझी जोखिम भरी रणनीतिक दिशा है जो उनके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ती अस्थिरता के कारण अपनाई गई है। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। कनाडा, जो ऐतिहासिक रूप से अमेरिका से जुड़ा रहा है, अब हजारों मील दूर व्यापार के रास्ते बना रहा है, वह भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में। एक सदी से भी अधिक समय तक कनाडा की आर्थिक धारा सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर बहती रही। आज भी लगभग 75% कनाडाई निर्यात दक्षिण की ओर जाते हैं और उनकी सप्लाई चेन और नियामक ढांचे सब कुछ अमेरिकी बाजार तक सुगम पहुंच के हिसाब से बनाए गए हैं। फिर वह भरोसेमंद स्थिति जैसे किसी इशारे पर ही टूट गई। 2025 में एक खास अमेरिकी प्रशासन की वापसी ने फिर से वही पुराना सिलसिला शुरू कर दिया। टैरिफ, धमकियां और यहाँ तक कि यह सुझाव भी कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सच में। व्यापारिक तनाव बढ़ गया, नए टैरिफ लगाए जाने लगे और कनाडाई सामान हमेशा की तरह इस टकराव में फंस गए। लेकिन हाँ, चलो इसका दोष ग्लोबलिस्ट्स पर डाल देते हैं। कनाडा की प्रतिक्रिया घबराहट नहीं थी, बल्कि एक योजना थी। इंडोनेशिया के साथ समझौता कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सटीक, लक्षित और गहरे स्तर पर प्रतीकात्मक है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और निकेल व बॉक्साइट का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है, जो बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी खनिज हैं। कितना सुविधाजनक है ना? 90% से अधिक टैरिफ हटाकर और सीधे निवेश गलियारे बनाकर कनाडा एक साथ ही अमेरिकी आयात पर अपनी रणनीतिक निर्भरता कम कर रहा है। उन जरूरी सप्लाई चेन तक पहुंच बना रहा है जिनकी अमेरिका को भी चाहत है, और खुद को पश्चिमी बाजारों और इंडो पैसिफिक के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित कर रहा है। इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री ने थोड़ी विडंबना के साथ कनाडा के सहयोग को जिम्मेदार और दूरदर्शी नीति का आदर्श कहा और कनाडा की विश्वसनीयता को अन्य अधिक अनिश्चित पश्चिमी साझेदारों की तुलना में उजागर किया। यही वह बात है जो आमतौर पर चुपचाप कही जाती है, लेकिन अब खुलकर कह दी गई है। यह इंडो पैसिफिक पिवट सिर्फ नीति नहीं है, यह तो अस्तित्व की लड़ाई है। अब वैश्विक जीडीपी वृद्धि का 50% से अधिक हिस्सा इंडो पैसिफिक, चीन, भारत, जापान और आसियान से आता है। यह व्यापारिक प्रभुत्व का नया अखाड़ा है और कनाडा इसमें कदम रख रहा है, क्योंकि अब केवल अमेरिका से जुड़े रहना आर्थिक रूप से बड़ा जोखिम बन गया है। इस रणनीति का लक्ष्य 40 से अधिक देशों को शामिल करते हुए दीर्घकालिक ढांचे, बुनियादी ढांचे, रक्षा, साइबर सुरक्षा और संसाधन आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना करना है। यह कनाडा द्वारा एक आर्थिक जीवन रक्षक नाव है, ताकि वह अमेरिका को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर अमेरिका आर्थिक या राजनीतिक रूप से डूबता है तो कनाडा भी न डूबे। यह आत्मरक्षा है। चिंता मत कीजिए, सुर्खियां गलत थीं। शायद आपने $214 अरब कनाडा व्यापार समझौते सुना होगा। यूट्यूबर्स को यह पसंद है। क्लिकबेट हेडलाइंस इसका खूब फायदा उठाती हैं, लेकिन साफ साफ कहें तो यह सच नहीं है। किसी एक देश के साथ $214 अरब का कोई एकल द्विपक्षीय समझौता साइन नहीं हुआ है। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इस साल के अंत तक 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी मदद करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह आंकड़ा कनाडा की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत कुल व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यह एक महत्वाकांक्षा है, कोई परिणाम नहीं।
जहां ऑनलाइन टिप्पणियां काल्पनिक मेगा डील्स के पीछे भागती हैं, असली ताकत छोटे गहराई से संरचित साझेदारियों में है, जैसे इंडोनेशिया के साथ समझौता। यही वे आधारशिला है जो मजबूत कनाडाई अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। इसी बीच कनाडा ने चुपचाप कनाडा यूक्रेन मुक्त व्यापार समझौते जैसे अन्य समझौतों को भी आधुनिक बनाया, जो निश्चित रूप से समझदारी भरा कदम है। लेकिन इंडोनेशिया के साथ समझौता विकास का प्रतीक है, निरंतरता नहीं। कनाडा सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट में मामूली बदलाव नहीं कर रहा, बल्कि उसे फिर से लिख रहा है। पता चला विशेषज्ञ गलत साबित हुए। यह कोई क्षेत्रीय जिज्ञासा नहीं है, यह उन अर्थव्यवस्थाओं की चेतावनी है जो किसी एक प्रमुख पड़ोसी पर निर्भर हैं। खुद से पूछिए, जब आपका सबसे बड़ा ग्राहक पूरी तरह अप्रत्याशित हो जाए तो क्या होगा? अगर खेल के बीच व्यापार के नियम बदले या कूटनीति हथियार बन जाए तो क्या होगा? कनाडा एक खाका पेश कर रहा है। डर नहीं, रणनीति से जवाब दें। अगर आपको स्थिर आपूर्ति श्रृंखला की चिंता है, अगर आप खनन, तकनीक, ऊर्जा या विनिर्माण में हैं, या नीति निर्माता हैं जो आर्थिक विविधीकरण के मॉडल खोज रहे हैं, तो कनाडा का यह बदलाव बुद्धिमान राष्ट्रीय दूरदर्शिता का केस स्टडी है। इंडोनेशिया के साथ समझौता 2026 में लागू होगा, यानी अब से 18 महीने से भी कम में। प्रभाव की लहरें महसूस होंगी। एशियाई माल ढुलाई के लिए नया कनाडाई बुनियादी ढांचा, कंपनियां आपूर्ति समझौतों को फिर से आकार दे रही हैं, और अमेरिकी सांसद कनाडा के विविधीकरण को बढ़ती लेकिन बेबस चिंता के साथ देख रहे हैं। एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां अनिश्चितता हावी है, धीमी प्रतिक्रिया घातक है। कनाडा स्पष्टता का इंतजार नहीं कर रहा, वह अभी कार्रवाई कर रहा है। व्यापार युद्धों और लोकलुभावन अस्थिरता के इस दौर में असली सबक यही है, शांतिपूर्वक अमल हमेशा शोरगुल वाली कूटनीति से बेहतर है। अब जब इंडोनेशिया के साथ समझौता अंतिम रूप ले चुका है, असली काम लॉजिस्टिक्स, नियमों का सामंजस्य और निवेश शुरू होता है। कनाडा के अगले लक्ष्य वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया हैं, जो विकास की संभावनाओं से भरपूर और रणनीतिक रूप से अनुकूल हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, अमेरिका के बाहर इतना व्यापारिक वॉल्यूम बनाना कि भविष्य के आर्थिक झटकों को सहा जा सके, अधिक वैकल्पिक व्यवस्था बनाना कि अमेरिकी अनिश्चितता सिर्फ मामूली असुविधा बनकर रह जाए, कोई संकट नहीं, जहां अमेरिका विरोधी नहीं, सिर्फ अपने अस्तित्व के पक्ष में है। जब कोई देश जिसने ऐतिहासिक रूप से 75% निर्यात दक्षिण भेजा हो, अचानक एशियाई ताकतों से अरबों डॉलर के समझौते करे तो लोगों की भौहें उठेंगी। लेकिन जब वह देश कनाडा हो जो अमेरिका का पड़ोसी है और यह कदम खुला हो, तो यह भौहें चढ़ाने वाली बात नहीं रह जाती, बल्कि एक कूटनीतिक झटका बन जाती है। यह किसी एक समझौते की बात नहीं, बल्कि एक रणनीतिक फटकार है, आर्थिक दबाव के खिलाफ सोचा समझा जवाब। वाशिंगटन जैसा की उम्मीद थी, इसे आते देख नहीं पाया। अमेरिका को लगा था कनाडा दिशा नहीं बदल सकता। क्या घमंड था! दशकों तक कनाडा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से जुड़ा रहा। हर 4 में से 3 कनाडाई निर्यात डॉलर सीधे अमेरिका में जाते थे। इस निर्भरता ने कनाडाई नीति, निवेश और यहाँ तक कि उनकी कूटनीतिक भाषा को भी आकार दिया। फिर नए टैरिफ नियमों के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सबसे करीबी साझेदारों पर आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, इन पर 25% से 50% तक के टैरिफ लगाए गए। अमेरिका सिर्फ कनाडाई सामानों पर टैक्स नहीं लगा रहा था, बल्कि वह पीढ़ियों से बनी भरोसे की नींव को ही जला रहा था। कनाडा की प्रतिक्रिया सिर्फ रक्षात्मक नहीं थी, वह क्रांतिकारी थी। महज 24 महीनों के भीतर ओटावा ने वह कर दिखाया जिसे अब कुछ मीडिया आउटलेट्स 214 अरब डॉलर का व्यापारिक दांव कह रहे हैं। नए बाजार, नए साझेदार, नई प्राथमिकताएं। इसका मुख्य आकर्षण बेशक इंडोनेशिया के साथ CEPA है, जिसे हैरान कर देने वाली तेजी से आगे बढ़ाया गया। और यहीं से कहानी में एक वाकई नाटकीय और विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों ने मान लिया था कि कनाडा दिशा नहीं बदल सकता। यह धारणा आर्थिक इतिहास में तो जड़ें रखती थी, लेकिन उसमें घमंड की अच्छी खासी मात्रा भी थी। उससे पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इस साल के अंत तक 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी मदद करें तो मुझे वाकई बहुत खुशी होगी। उन्हें विश्वास था कि अमेरिका कनाडा की गहरी आर्थिक निर्भरता कनाडा को आज्ञाकारी बनाए रखेगी।
वे उम्मीद कर रहे थे कि ओटावा बस टैरिफ झेलेगा, बातचीत करेगा, विरोध नहीं करेगा, इंतजार करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी यह कदम उठाया गया। इंडोनेशिया के साथ CEPA सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी, यह एक सिद्धांत का प्रमाण था कि कनाडा अकेले भी आगे बढ़ सकता है, खुद को अमेरिकी सप्लाई चेन से अलग कर सकता है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं से संबंध बना सकता है और खुद को प्रशांत अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। और वाशिंगटन में प्रतिक्रिया हैरान कर देने वाली चुप्पी। उसके बाद हड़बड़ी में ब्रीफिंग्स। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ, क्योंकि जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापार को हथियार बनाया, तब कनाडा ने विविधीकरण को हथियार बना लिया। आइए अब आंकड़ों की बात करें। ठीक है, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी आबादी 28 करोड़ है और वहां की मिडिल क्लास सबसे तेजी से बढ़ रही है। CEPA के तहत कनाडाई कंपनियों को कृषि, ऊर्जा, विनिर्माण, तकनीक और शिक्षा क्षेत्रों में गहरी पहुंच मिलती है। यह सरकारी खरीद के अनुबंध खोलता है, टैरिफ घटाता है, अनुपालन को आसान बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भूराजनीतिक दोस्ती को मजबूत करता है। बिल्कुल, यह कोई एकलौता समझौता नहीं था। कनाडा ने एक साथ थाईलैंड और कंबोडिया के साथ भी बातचीत शुरू कर दी। उसने ASEAN के जरिए सप्लाई चेन को फिर से तैयार करना शुरू किया, दक्षिण कोरिया के साथ संबंध गहरे किए और यहाँ तक कि खुद को उन देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदाता के रूप में भी पेश किया जो चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। यह रफ्तार बिल्कुल साफ दिखाई देती है। सिर्फ 2023 में ही कनाडा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश साल दर साल 9% बढ़ गया, जबकि अमेरिकी निवेश में तेज गिरावट आई। यह कोई संयोग नहीं है, यह बाजार का फैसला है। निवेशकों ने कनाडा को अमेरिकी अस्थिरता के सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थिर, वैश्विक रूप से एकीकृत पोस्ट अमेरिकन व्यापार खिलाड़ी के रूप में देखा। और यहाँ भावनात्मक स्वर क्या था? विश्वासघात। कनाडाई लोगों के लिए अमेरिकी टैरिफ पीठ में छुरा घोंपने जैसे लगे। कनाडा ने युद्ध में, संकट में, व्यापार में हमेशा अमेरिका का साथ दिया था। फिर भी जब आर्थिक दबाव की बात आई, तो अमेरिका ने अपने उत्तरी सहयोगी को नहीं बख्शा। उस चोट ने कनाडाई राजनेताओं, CEO और नागरिकों को एक दुर्लभ एकता की स्थिति में ला दिया। अब कभी नहीं हम इतने निर्भर, इतने उजागर, इतने असुरक्षित रहेंगे। और इसलिए उन्होंने कदम उठाया। CEPA पहला बड़ा डोमिनो था, प्रतीकात्मक टूटन। यह संकेत कि कनाडा अब एक तरफा रिश्ते में जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाने से तंग आ चुका है। भावनात्मक बदलाव एक नीति बदलाव में बदल गया और वह नीति बदलाव व्यापार संरचना के बदलाव में तब्दील हो गया। जिस चीज ने अमेरिका को सबसे ज्यादा अचंभित किया, वह खुद यह कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे की गति और समन्वय था। कनाडा ने अपनी असंतुष्टि की घोषणा नहीं की, उसने उस पर अमल किया। जब वाशिंगटन आंतरिक झगड़ों, राजनीतिक अभियानों और टैरिफ बढ़ोतरी में उलझा हुआ था, तब कनाडा ने चुपचाप अपनी वैश्विक स्थिति को फिर से गढ़ लिया। और सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक ट्रिगर, हानि से बचाव की प्रवृत्ति। कनाडाई नेता सिर्फ मुनाफे के लिए नए बाजारों की तलाश नहीं कर रहे थे, वे जोखिम से बच रहे थे। अत्यधिक निर्भरता का जोखिम, एक तरफा टैरिफ का जोखिम और एक और अमेरिका फर्स्ट झटके का जोखिम। CEPA और अन्य समझौते एक ढाल थे। अमेरिका नहीं समझ पाया कि वह सिर्फ कनाडा को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि रिश्ते को भी चोट पहुंचा रहा था। यह पैसों नहीं, भरोसे की बात थी। और भरोसा एक बार टूट जाए तो आसानी से वापस नहीं आता। इंडोनेशिया ने कनाडा के दृष्टिकोण का खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि उसने खुद भी अमेरिका के अनिश्चित व्यापार व्यवहार का सामना किया था। CEPA ने दोनों देशों को पूर्वानुमेयता, दीर्घकालिक सोच और रणनीतिक विविधीकरण के इर्द गिर्द एकजुट कर दिया। और यहाँ हमें इस भूराजनीतिक चाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंडोनेशिया के करीब जाकर कनाडा ने सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार ही नहीं पाया, बल्कि उसने आसियान में एक क्षेत्रीय पुल भी बना लिया, जो 670 मिलियन से अधिक लोगों का सामूहिक बाजार है। इसने खुद को एक लोकतांत्रिक, संसाधन संपन्न और कानून के शासन वाले देश के रूप में स्थापित किया, जो निष्पक्षता और तत्परता से सौदा करने को तैयार है। यह वास्तव में मायने रखता है। जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी गुटों में बंट रही है, अमेरिका केंद्रित, चीन केंद्रित, यूरोप प्रेरित कनाडा एक तीसरा रास्ता बना रहा है। न तो अलगाव, न ही निर्भरता, बल्कि फुर्तीला दृष्टिकोण। वॉशिंगटन इसे धीरे धीरे अनिच्छा से समझ रहा है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते।
कनाडा में एफडीआई बढ़ रही है, अमेरिकी निर्यात घट रहा है। कनाडाई कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया में संयुक्त उपक्रम बना रही हैं। कनाडाई विश्वविद्यालय जकार्ता, बैंकॉक और फ्नोम पेन्ह में एक्सचेंज प्रोग्राम का विस्तार कर रहे हैं। कनाडा के पैसिफिक तट पर स्थित बंदरगाह अब उन सप्लाई चेन को नया रास्ता दे रहे हैं जो पहले दक्षिण की ओर अमेरिका जाती थीं। यह कोई प्रतीकात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक प्रणालीगत परिवर्तन है और यह अभी बस शुरू ही हुआ है। अब ओटावा और वॉशिंगटन के बीच एक तनाव की लहर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नजर नहीं आती, लेकिन बोर्डरूम, व्यापार ब्रीफिंग्स और राजनयिक संदेशों में यह पूरी तरह हकीकत है। अमेरिका ने व्यापार संतुलित करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन ऐसा करते हुए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक को अस्थिर कर दिया। अब वह देख रहा है कि उसका वही सहयोगी एक वैश्विक व्यापार जाल बुन रहा है जिसकी धुरी अब अमेरिका नहीं है। यहाँ एक साफ सबक है जो सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। आर्थिक दबाव के परिणाम होते हैं और वे हमेशा वैसे नहीं होते जैसे सोचे गए थे। कनाडा ने जो किया वह साहसी रणनीतिक था, लेकिन यह टाला जा सकता था अगर अमेरिका ने अपने करीबी साझेदारों को मोहरे नहीं बल्कि साझेदार की तरह समझा होता। अब अमेरिका एक नई हकीकत का सामना कर रहा है। कनाडा अब वह विनम्र जूनियर पार्टनर नहीं रहा। यह एक ऐसा देश है जिसके पास विकल्प हैं, प्रभाव है, एक खाका है और CEPA है। यह तो बस पहला पन्ना है। 214 अरब डॉलर की शिफ्ट वाली बात इंटरनेट पर हर जगह है, इन्फोग्राफिक्स में साझा की जा रही है, सुर्खियों में गूंज रही है और टिप्पणीकार ऐसे उछाल रहे हैं जैसे यह कनाडाई व्यापार पुनर्संरेखण का सबसे बड़ा सबूत हो। लेकिन अगर सतह के नीचे देखें तो कहानी इतनी सीधी नहीं है। यह आंकड़ा किसी भी सरकारी समझौते पर मुहर नहीं है, यह किसी भी आधिकारिक CEPA घोषणा में नहीं है, यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खाते में नहीं है। असल में यह एक प्रतीक है, एक आंकड़ा जो किसी असली लेकिन कहीं ज्यादा जटिल चीज का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कनाडा का अमेरिकी व्यापार निर्भरता से मुड़कर एक विविधीकृत आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ना, जिसे इंडोनेशिया जैसे समझौतों ने गति दी। अंतिम निष्कर्ष, कनाडा का व्यापारिक बदलाव एक शांत क्रांति है। एक बड़ा समझौता हो चुका है। इंडोनेशिया के साथ साझेदारी अंतिम रूप ले चुकी है, लक्षित है और खेल बदलने वाली है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हर सुर्खी के पीछे एक गहरी कहानी होती है, अस्थिरता के प्रति रणनीतिक प्रतिक्रिया की, सोच समझकर स्वतंत्रता चुनने की और शोर शराबे के बजाय क्रियान्वयन के जरिए नेतृत्व करने की। कनाडा यह साबित कर रहा है कि अस्थिर गठबंधनों और भूराजनीतिक दिखावे की दुनिया में असली ताकत विकल्पों से आती है, ऐसे रिश्ते बनाने से आती है जो चुनावों से आगे टिके रहते हैं और भविष्य को सुरक्षित करने से आती है, इससे पहले कि वर्तमान बिखर जाए। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, यह स्वतंत्रता की घोषणा है।